तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ बचे हुए प्रश्नों के बारे में। और सबसे मेन जो बात हमें आज करनी है वो है किस्तों की बात करनी, ठीक है। और यहाँ पर किस्तें हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज की किस्त कैसे निकाली जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें कैसे निकाली जाती है और कम से कम समय में कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। और बिल्कुल बेसिक फंडे से बताऊंगा आपको, कहीं भी कोई डाउट की बात नहीं रहेगी, है ना। तो देखिए ध्यान से, किस्त वाले प्रश्न में हमें क्या करना है, यहां पर बात करेंगे इंस्टॉलमेंट या फिर किस्त। तो आप देखते हो कि कोई भी राशि है उसको एक तो दिया जाता है नगद, ठीक है, और दूसरी बात होती है उसको कैसे दिया जाए, किस्तों के माध्यम से चुकाया जाए, ठीक है ना। तो यहां पर समझने वाली बात है, पहले मैं साधारण ब्याज की बात करूंगा, ठीक है ना। साधारण ब्याज में तो किस्त किस तरीके से निकाली जाएगी, ठीक है। एसआई में जैसे मान लो आपको कोई भी धन दिया है, ठीक है, और इसको किस्तों में पे करना है, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि मान लो 100 रुपए की किस्त है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, 100 रुपए है। मान लो पहली किस्त भी 100 रुपए की बनी, दूसरी किस्त भी 100 रुपए की बनी, तीसरी किस्त भी 100 रुपए की बनी और चौथी किस्त भी क्या बनी, 100 रुपए की बनी। ये मतलब प्रत्येक किस्त की राशि बन रही है, ठीक है। और अब मान लो साधारण ब्याज पे किस्त बन रही है तो उस पे कुछ ब्याज भी होगा। तो ब्याज मान के चलता हूं कि 10%, आप 10-20 कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, 5%, 10%, जो भी हो दर उस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो मान लो पहले साल की किस्त 100 रुपए है, दूसरी 100 रुपए, तीसरी 100 रुपए, चौथे भी 100 रुपए। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, जैसे ही मान लो आपने ये 100 रुपए चुका दिए, 100 रुपए चुका दिए, तो इन पे क्या हो गया, ये 10% ब्याज बच गया। बचा नहीं बचा, क्यों 10% ही नहीं बल्कि इन तीन, भाई इस पे जो 100 रुपए हैं इन पे कौन कौन सा ब्याज नहीं लगेगा, इसका, इसका और इसका, 3 सालों का ब्याज बच गया। तो 1 साल का ब्याज कितना होता है, 10%, 3 साल का कितना हो गया, 30%। तो इस पे पूरा क्या होगा, 30% ब्याज बच जाएगा, ठीक है। वहीं पे मैं दूसरी किस्त पर बात करूं तो इस पे कितना ब्याज बच जाएगा, इस पे इन 2 का बच जाएगा। 2 का बचने का मतलब 10% 1 साल का है तो 2 साल का 20% ब्याज बच जाएगा। वहीं पे मैं बात करूं इस किस्त की, तो इस किस्त पर कितने साल का ब्याज बच जाएगा, 1 साल का बच जाएगा, यानी इस पे 10% ब्याज बच जाएगा, ठीक है ना। और इस पे क्या, इस पे कोई ब्याज बचेगा क्या, नहीं भाई, इस पे नहीं बचेगा, इसका पूरा ब्याज चुकाना पड़ेगा। आ रही मेरी बात समझ में। अब देखो 100 रुपए हमने किस्त मानी है तो ब्याज कितना बच गया, 30%, यानी 30 रुपए। और यहाँ पर ये 20% का मतलब 20 रुपए हो गया, 100 का 10%, 10 रुपए हो गया। ये तो दोस्तों है प्रत्येक किस्त की राशि, ठीक है ना। और ये 30, 20 और 10 ये क्या है, ये जो ब्याज बच रहा है ना वो है। अब यहां पर यदि मैं इन किस्तों को और इन सब को जोड़ दूं तो क्या आएगा, देखो पहली बात तो पूरी किस्तों से जो बनी राशि है वो कितनी होगी, 400 रुपए। और ये ब्याज जो बच रहा है 30 और 20, 50 और 10 कितना, 60, ये बच रहा है। अब ये आपको कि सर ये ब्याज बच कौन सा रहा है, ये कहां से बच रहा है, तो मैं कहूंगा आपको कि दोस्तों यदि आप मान लो एक राशि है, कोई भी राशि मान लो, जैसे 5000 रुपए की राशि आप चुका रहे हो, चुकाने का मतलब ये दे ऋण दिया होगा आपको। अब एक तो आप एक ऋण है जिसको 4 साल बाद दोगे, यानी 4 साल बाद चुकाओगे डायरेक्ट, तो 4 साल बाद चुकाओगे। दूसरी बात, इसको आप टुकड़ों में चुकाओगे, टुकड़ों में चुकाओगे। और मान लो पहले साल में आपने 1000 रुपए चुका दिए, तो क्या इन 1000 रुपए पे इन 3 सालों का बच गए, उन 3 सालों का ब्याज लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो यहां पर क्या हो गया कि एक तो 4 साल का जो सौदा है वो एक साथ देना पड़ रहा है तो ज्यादा देना पड़ेगा, और किस्तों में क्या हो जाएगा, आपका थोड़ा राशि कम हो जाएगी। अरे कम कितनी हो जाएगी, ये 30 और 20, 50 और 10, 60, ये जो ब्याज है ना वो जो किस्त चुका थी उसका ब्याज नहीं लगने वाला, और जो बच रहा है वो ब्याज हम, यानी ये किस्त हमें, यदि मान लो हम इस किस्त को चुकाते नहीं और 4 साल बाद देते तो इस पे पूरा ना इन 4 सालों का ब्याज लगता। आ रही बात समझ में। तो यहां पर इस 400 में यदि मैं 60 को जोड़ देता हूं तो ये 460 बनता है,
और ये 460 क्या चीज होती है, ये होता है, देखो ये तो पूरी किस्तें हो गई प्लस जो बच रहा है वो ब्याज हो गया, तो टोटल ये 460 होगा देय ऋण। क्या होगा? देय ऋण। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब पर भी देख लेना आप कहीं भी, ठीक है ना। ये होगा देय ऋण। देय ऋण 460 रुपए हो गया। आपको सीधा तरीका बताया जाएगा, 100 लिख दो, फिर 110 लिख दो, 120 लिख दो, 130 लिख दो, फिर इनको जोड़ो, 400 30 20 50 10 60, और ये तरीका क्या है? सुपर फास्ट है, ठीक है ना। वो 460 है, लेकिन इसका तोड़ क्या है वो चीज कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। हाँ बता सकता है, लेकिन मैंने देखा है जहां तक यूट्यूब पर, मुझे कहीं भी नहीं मिला इसका तोड़, ठीक है ना। तो ये तोड़ यहां से निकलता है मेरे दोस्त। आपको देखो यहां पर ये 460 क्या चीज होगी? ये होगा देय ऋण, और प्रत्येक किस्त की राशि जो है वो कितनी बनेगी? 100 रुपए। अब जरूरी नहीं 100 रुपए मानो, आप 500 भी मान सकते हो, बस जो ब्याज है ना वो ब्याज निकाल दे जाओ, ठीक है ना। ये सौदा हुआ साधारण ब्याज का। अब नॉर्मली सवाल बनता है तो किस तरीके से बनता है उसकी हम बात करें। जैसे मान लो यहां सवाल लेते हैं अपन, हाँ भाई ये डाउट तो क्लियर हो गया क्या आपके? कमेंट करो देखे जल्दी से। तरन्नुम, नेहा, राजेश जी, सुनील जी, रामचंद्र जी, राखी जी, जितेंद्र कुमार जी, लव कुमार जी, क्लियर हुआ क्या मामला? वेरी गुड। चलिए दोस्तों बात करते हैं सवाल से, ठीक है। यहां पर मैं कह दूं कि ₹13,200 के देय ऋण को 13,200 के देय ऋण को 5% वार्षिक 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना हो, 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना हो या भुगतान करना हो, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, वो राशि आपको बतानी है। यह है दोस्तों गजब का सवाल, ठीक है। यहां पर किस्त के प्रश्न को सोल्व कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आपको दे रखी है क्या? दर दी है 5%, यानी 100 रुपए पे 5 रुपए ब्याज लगने वाला है। अब दोस्तों मैं जो किस्त की राशि है ना, प्रत्येक किस्त की राशि उसको क्या मान लेता हूं? 100 मान लेता हूं। 100 रुपए मैंने पहली किस्त मानी, दूसरी किस्त भी 100 हो गई, तीसरी किस्त भी 100 हो गई। जरूरी नहीं है दोस्तों आप 100 ही मानो, 1000 मान लो, 500 मान लो, 200 मान लो, 50 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी मान लो, मर्जी आपकी है, ठीक है ना। लेकिन जैसे अपना मैंने 100 क्यों माना? क्योंकि 100 का 5% निकालना बहुत आसान है। कितना है? 5 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। अब वहीं पे आप 1000 का 5% निकालोगे तो भी दिक्कत नहीं है, तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट? वो 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से आपको जो मर्जी है ना वो राशि मान सकते हो आप, ठीक है ना। अब दोस्तों जैसे मान लो पहली किस्त हमने चुका दी, तो इन 2 सालों का ब्याज बचा नहीं बचा? कितना बच गया? 1 साल का 5% ब्याज लगता है, 2 साल का ब्याज कितना हो गया? 10%, तो इस पे 10 बच गया। जैसे ये किस्त हमने अदा कर दी, पे कर दी, तो उसके बाद इस साल का ब्याज बच गया, मतलब कितना? 1 साल का ब्याज हो 5%, लेकिन इस किस्त पे तो ब्याज पूरा लगा है, ठीक है ना, इस पे कुछ भी बचा नहीं है, तो यहां पर ये आ गया 0, इस पे कुछ नहीं बचा। तो आपने देखा तो टोटल किस्तों के माध्यम से चुकाया वो तो कितना है? 300। लेकिन हमें तो निकालना क्या? देय ऋण। हमें तो देय ऋण निकालना ना। देय ऋण का मतलब जो ब्याज ब्याज जुड़ जुड़ा की कितना होना चाहिए वो देखते हैं हम। तो 10 और 5 ये 15 और जुड़ जाएगा इसमें।
तो वो कितना बन जाएगा टोटल, 1 मिनट दोस्तों, यहां पर मैंने राशि ये 13,200 ले ली, इसका थोड़ा सा 31,500 कर देना इसको। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो राशि जो है वो पॉइंटों में आ जाएगी, क्या फर्क पड़ना उससे, ठीक है ना। लेकिन अपन क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं यहाँ पर। तो देखो 315 यहाँ पर क्या है, ये देय ऋण है। यदि आपका देय ऋण टोटल यानी चुकाना 315 रुपए हो, तो प्रत्येक किस्त की राशि जो बनती है वो कितनी बनती है, 100 रुपए बनती है प्रत्येक किस्त है। ये क्या है, प्रत्येक किस्त। 3 किस्तें बनी तो किस्तों के बन गए 300 रुपए, और ये ब्याज जो बच रहा था वो हमने जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, देय ऋण बन गया। अब 315 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 31,500 दी है, ठीक है ना। 315 की वैल्यू 31,500 दी है, तो दोस्तों एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। 315 का भाग 100 बार जाएगा। जब एक की वैल्यू 100 आ गई तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या, तो प्रत्येक किस्त बन गई अपनी 100 की, तो 100 का 100 गुना कर दो मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा। ये आपका बन जाएगा आंसर, ये प्रत्येक किस्त की राशि आ जाएगी। और यदि सवाल ऐसे न दिया होता, सवाल उल्टा दिया होता, कैसे, कि किसी देय ऋण को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना हो, यदि प्रत्येक किस्त की राशि 10,000 रुपए है या 5,000 रुपए है या 200 रुपए है, कुछ भी दे दे, इतनी है, तो बताइए कि जो देय ऋण है वो कितना होगा। तो देय ऋण होगा दोस्तों कितना, जब यहाँ 100 की वैल्यू दे रखी है, तो 100 की वैल्यू मान लो कितनी दे रखी है अपने, वो 5,000 दे रखी है, तो 100 का कितना गुना है, ये 50 गुना है। जब यहाँ 50 गुना है तो देय ऋण भी उतना नहीं रहेगा, वो भी कितना गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर ये देय ऋण क्या चीज है, तो ये देय ऋण का मतलब है दोस्तों, ये मिश्र धन होता है। क्या होता है, मिश्र धन, जो हमें 3 साल बाद पूरा चुकाना होता है ना, वो चीज होती है, ये होता है मिश्र धन, ना कि मूलधन। यहाँ भी 2 तरीके से सवाल बनता है, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है ना। यदि दोस्तों देय ऋण की बजाय आपको मूलधन या उधार दी गई राशि दे दे, तो सवाल ऐसे नहीं बनेगा, फिर हमें उधार दी गई राशि से क्या निकालना पड़ेगा, पहले मिश्र धन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात पहले तो ये समझो, कमेंट करके बताओ, देखिए क्लियर है कि नहीं ये मामला। और दूसरी बात ये भी बता दूं, यदि मान लो इस तरीके में आप कंफ्यूज होते हो, भाई इस तरीके में क्या कितना क्या बचा, इस तरीके में यदि कंफ्यूज होते हो, तो आपको क्या करना है, सीधा करना है। यहाँ पर जो जो तरीका आप यूट्यूब पर देखते आए हो, ठीक है ना, आपने पढ़ा भी होगा कि यदि 100 रुपए की पहली किस्त है, दूसरी भी 100 की है, उस पे ये 5 जोड़ दो, 105। तीसरी पे फिर ये क्या जोड़ दो, 5 5 2 बार जोड़ दो, 110। 3 बनी तो 3 बार, 4 बनी 5 5 जोड़ते जाओ, देखो 5 जुड़ा, फिर 5 और जुड़ गया, फिर 5 और जुड़ गया, फिर 5 और जुड़ गया। यदि 10 10 की तरह है तो 10 10 जोड़ते जाओ, 15 15 की तरह तो 15 15, 8 है तो 8 8 जोड़ते जाओ। अब इन तीनों को जोड़ दिया तो कितना बना, 100 200 300, 10 और 5 15, तो ये बन गया 315। ये 315 तो है दोस्तों देय ऋण, ठीक है, और 100 रुपए है प्रत्येक किस्त, ठीक है ना। अब 315 का मतलब दे रखा है हमें 31,500 रुपए, जो कि इसका 100 गुना है, ठीक है। तो फिर प्रत्येक किस्त की राशि भी 100 नहीं रहेगी, 100 की 100 गुना हो जाएगी, यानी 10,000 आ जाएगी। अब शायद आप लोगों के क्वेश्चन सोल्व करने में भी दिक्कत नहीं होगी और डाउट भी क्लियर हो गया होगा। कमेंट करो भाई जल्दी से। सर हाँ जी, सर मेरे ने मतलब नहीं आ रहा है ये, मतलब समझ में। क्या समझ में नहीं आया बताओ। सर ये मतलब आप लगा रहे हो ना प्रत्येक ये किस्तों पर, तो ये 10 और ये 5 फिर देनी ही नहीं पड़ेगी, ये योजक से, फिर ये नहीं आया मतलब भाई समझ में सर। नहीं, आप मान लो किसी बैंक से आपने ऋण लिया है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ सर हाँ। बैंक से ऋण लिया है और वो ऋण है आपका 315 रुपए का, कितने का,
315। आपने आपने उधार लिया वो नहीं है 315, ये 315 क्या है, आपको जो चुकाना है वो। फिर मैंने लिया कितना अब था फिर सर? है, फिर मतलब लिया कितना होगा? हाँ लिया कितना था वो तो मैं अभी बताऊंगा आपको, उधार कितना लिया था वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि 315 हमने जो ऋण हमें चुकाना हो वो है, हाँ। जिसकी हम 100 रुपए की, आपके शोर बहुत और आपकी ये बंद कर दो माइक। 315 रुपए हमें चुकाने हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम किस्तों के माध्यम से चुकाएंगे तो हमें पूरे 315 नहीं चुकाने पड़ेंगे, अपने को 300 में ही काम हो जाएगा। क्योंकि किस्त है, आपने जैसे ही 100 रुपए की किस्त बनाई और पहली किस्त आपने 100 रुपए की पे कर दी, 100 रुपए की पे कर दी, तो क्या क्या पहली किस्त पे ब्याज बचेगा नहीं क्या? कितना ब्याज बचेगा? तो आप देखोगे दूसरी किस्त का 100 रुपए, दूसरी किस्त 100 है, तीसरी किस्त 100 है, ठीक है ना। तो इन 2 वर्षों का जो ब्याज है ना भाई, जैसे यदि मान लो आप किस्तों में नहीं देते तो इन 100 रुपए पे पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, तीनों साल का ब्याज लगता। लेकिन ये हमने पे कर दिए, जो रुपए आपने दे दिए बैंक को, तो उसका ब्याज थोड़ी दोगे आप, या दोगे? माइक ओपन करना, देखिए एक बार। नहीं, अपन ने नहीं मतलब दोगे लिए क्या? है उस हिसाब से दे दी तो फिर नहीं देंगे। हाँ, यदि ये 100 रुपए आपने चुका दिए तो आपका इन 2 सालों का ब्याज बच गया। तो 2 सालों का ब्याज कितना बनता है? एक साल का 5%, तो 2 साल का 10%, यानी 100 रुपए 10। पे 10 रुपए ब्याज जो है वो अगले 2 सालों का ब्याज बच गया। इसी तरीके से फिर आपने दूसरी किस्त चुका दी 100 रुपए वाली, अब उस पे अगले 1 साल का ब्याज बच जाएगा, तो कितना बचेगा? 5%। 5%। लेकिन तीसरी किस्त आपने चुकाई ना, उसका ब्याज बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तीसरी किस्त तो आप लेके गए, लास्ट में दिया आपने, तो उसका तो ब्याज देना ही पड़ेगा आपको। उसका ब्याज फिर लास्ट में कितना, मतलब पूरे कितने देने पड़ेंगे? 5। मतलब आपके कुछ भी बचने वाला नहीं है, जो ब्याज लगना है वो लगना ही है यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 रुपए तो आपने मतलब किस्तों के माध्यम से चुकाए, और यदि ये धन आप किस्तों के माध्यम से नहीं चुकाते तो कितना देना पड़ता आपको? तो ये 15 रुपए और देने पड़ते, मतलब 315 रुपए देना पड़ता। आ रही बात समझ में? और स्टूडेंट के जो कंफ्यूज होता है वो यहीं पर होता है, देखिए ध्यान से देखिए, मैं समझाता हूं इस बात को आपको। क्या है कि स्टूडेंट इस चीज को मान बैठता है कि सर 315 चुका है, 300 में काम कैसे चल गया? दोस्तों 300 में काम इसलिए चल गया क्योंकि किस्तों के माध्यम से चुकाया है। और यदि किस्तों के माध्यम से नहीं चुकाता तो कितना देना पड़ता? तो पूरा 315 देना पड़ता, यानी कि मिश्र धन जो बन रहा है 3 साल का 5% के हिसाब से। अब आप कहोगे सर मूलधन कितना है, फिर ऋण जो है उधार लिया था वो कितना है वो बताइए। तो समझिए मेरी बात को ध्यान से, हमने जो उधार लिया था उस धन का पता नहीं, मैं पी मान लेता हूं, ठीक है। पी धन माना, और उसका 1 साल का ब्याज कितना लगता है? 5%। हमें कितने साल में चुकाना है? 3 साल में। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा भाई? 15%। तो पी का 15% ब्याज लगा दें। पी का कितना परसेंट लगा दें? 15%, 3 साल का ब्याज। तो फिर ये राशि कितनी बनेगी? 115% बन जाएगी। अरे भाई मान लो पी रुपए था और इस पी पे 15% ब्याज लग गया, यानी 15 पी का 15%, तो पी प्लस पी का 15% कितना हो गया? 115% हो जाएगा। ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लो, मान लो 100 रुपए धन है, 100 रुपए धन है और उस पे 15% ब्याज लग रहा है, तो आपको चुकाना कितना पड़ेगा? 115%। यानी पी का 115% जो है उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 31,500, ठीक है ना। तो यहां परसेंट हटाया, नीचे कितना आ गया? 100। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी की वैल्यू आ जाएगी 31,500, और ये 100 चला जाएगा गुना में, और नीचे आ जाएगा 115। अब जैसी काट पीट होती है उससे काट लो आप, ठीक है ना। जैसे मैं 5 के फाटे से काटा 23 बार, और ये 5 से काटा तो कितनी बार कर गया?
20 बार। अब इनको पहले गुणा कर दो क्योंकि 23 के पहाड़े से कटने वाला नहीं है ये, ठीक है ना। तो 315 दूना 630 और ये 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो और लगा दो और अब 2 भाग 23 का, तो ये धन पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा 23 दूना 46, 23 की गुणनफल ज्यादा हो जाता है, 46 और 4 50 और 13, 4 और 13 कितना हो गया 13 17 यानी 170। तो 23 छिकाण 138, 23 सत्ता 161, बच गया कितना 9, तो ये हो गया 90, 23 69, फिर बच गया 1 और 20 21 यानी 210, 23 पंज 115, 23 का 138, 23 नंबर 207 और फिर बच गया कितना 3, तो ये हो गया 30, 23 से कम 23, 7 बच गया तो 70, 23 69, यानी ये जो राशि आएगी ना वो कितनी आएगी, ये आएगी 27,391 रुपए और लगभग 30 पैसे मान के चलो। इतनी राशि हमने उधार ली थी, इतनी राशि उधार ली थी और इस राशि को यदि हमें 3 साल बाद चुकाना होता तो उस पे 15% ब्याज लग जाता, लगता कि नहीं लगता। इस पे 15% ब्याज लगता तो चुकाना कितना पड़ता, 31,500 रुपए चुकाना पड़ता। लेकिन हमने क्या किया, हमने किस्तें बनवा ली, तो वो हमें 3 साल बाद चुकाने की बजाय हमने पहले थोड़ा थोड़ा चुकाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से हमें ये 15 रुपए ब्याज हमारा बच गया, 15 रुपए ब्याज बच गया और हमारा काम 300 रुपए में ही निपट गया और 300 रुपए की 3 किस्तें बन गई 100 रुपए की। 100 रुपए का मतलब ये हुआ यानी कि आपका कितना आया था 10,000, पहली किस्त 10,000 की, दूसरी किस्त 10,000 की, तीसरी किस्त 10,000 की, यानी आपको टोटल 30,000 में काम हो गया। आपके कितने बच गए 31,500 थे ना, तो 1,500 रुपए आपके ऊपर बच गए। क्लियर है क्या भाई मामला। यस और नो। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो ये है। हाँ रामचंद्र जी बताओ क्या प्रॉब्लम है। ब्याज भी देना पड़ेगा ना। पता नहीं क्या बोल रहे हो सर, ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना फिर उसका। 4200 ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना फिर 31,500 का। नहीं 10,500 का ब्याज काहेगा देना पड़ेगा। ब्याज लगेगा भाई ना जब सर, ब्याज में चला। नहीं ये किस्तें बना दी तो ब्याज तो बच गया ना, वो ब्याज तो देना ही पड़ेगा, लेकिन ये ब्याज बच गया आपका। आपने जो टोटल किस्तें चुकाई वो 30,000 रुपए की चुकाई हैं और यदि इसी धन को वो ब्याज इसमें शामिल हो गया, सारा जितना ब्याज लगना था ना वो सारा इसके अंदर ही आ गया। यहाँ पर आपके यदि ये किस्तों में चुकाए ना आपने तो 100 रुपए की 3 किस्तें बनी यानी 300 रुपए में ही चुक गया काम, क्योंकि वो ब्याज बच गया आपका। ब्याज तो लगा है। सर एक सवाल मैं ये नहीं कह रहा कि ब्याज नहीं लगा, मैं कह रहा हूं ब्याज तो लगा है 5% के हिसाब से, लेकिन ये ब्याज आपका जो बचा है ना वो ब्याज लिख रहा हूं मैं कि भाई 15 रुपए ब्याज बच गया है किस्तों के माध्यम से देने से। सर 1% में कम से तो वाले सर है, बताओ कहाँ कंफ्यूज है बताओ। नहीं, दूसरा सवाल, एक सवाल और है दूसरा। है एक सवाल और है सर। बताओ। जैसे 50,000 है, हाँ 50,000 का किस्तों में जाता है 2600 महीने का, महीने के हिसाब से 2600 महीने के हिसाब जाता है 24 महीने के लिए। हाँ तो उसका कितना होगा फिर, और वह 100 रुपये 1,000 रुपये पे कितना ब्याज लगेगा और 100 रुपये कितना ब्याज लगेगा। सुनो अब आप कह रहे हो कि सर 50,000 रुपए है, आपने उठाया क्या 50,000 रुपए। हाँ
50,000 रुपए आपने उठाए, अब प्रत्येक महीने की किस्त कितनी बनती है? 2600 रुपए की। हाँ अब 24 महीने में चुका रहे हो तो कितना बना, ये बोल रहे हो ना? और उसका 1000 पे कितना ब्याज है, 100 पे कितना ब्याज है? अब सुनो मेरी बात, ये देखो 2600 गुना 24 कितना बनता है, पहले तो ये बात देखो। 24 गाने 144 और 24 गुना 48 और 14, 48 4 52 और 10 62, यानी ये बन गया 624। कितना ही बनता है क्या, आगे डबल जीरो। तो आपको जो चुकाना पड़ा वो कितना चुकाना पड़ा, यहां पर 62,400 रुपए देना पड़ा, ठीक है ना? 50,000 का कितना, ये 50,000 रुपए आपका दे ऋण नहीं है, 50,000 दे ऋण नहीं है। ये क्या चीज है, ये है जो आपने राशि उधार ली है। समझ लो मेरी बात को। अब दे ऋण कितना बनेगा, वो बनेगा इससे ज्यादा, वो 62,400 रुपए से ज्यादा बनेगा। ब्याज किस हिसाब का चल रहा है वो आप जाने। यहां पर वो जो ऋण है ना वो कितना बनेगा, वो बनेगा 62,400 से ज्यादा बनेगा। यदि मान लो इस 50,000 रुपए को कोई भी दर लग रही है, पता नहीं मुझे, यहां पर 50,000 रुपए की मान लो 24 महीने है, 24 महीने का मतलब 2 साल। अब 2 साल का मान लो क्या बोलते हैं, महीने का 2% के ब्याज के हिसाब से चुकाए तो 24% साल का ब्याज होता है। तो फिर कितना बन गया ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 24 गुना 48 और 48 गुना 5, 8 पंजो 40, या फिर 5 गुना 10 कर दो रे, 10 और 24, यानी 240, आगे जोड़ लीजिए। 24,000 रुपए ब्याज के बन गए, और 50 में ये 24 जोड़ा तो 50 और 20 कितना, 70, 74,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे नॉर्मली। यदि हम किस्तों के माध्यम से नहीं चुकाएं तो 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से, यानी कि साल का 24% ब्याज के हिसाब से हमें 74,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। लेकिन इसी धन को यदि किस्तों के माध्यम से चुका रहे हैं तो वो 74,000 नहीं देने पड़ेंगे, इससे हमें कम धन देना पड़ेगा, कम रुपए हमारे लगेंगे। ठीक है ना, बेसिक सौदा ये है इसका। अब इस 50,000 को आप क्या मान बैठते हो, दे ऋण मान बैठते हो, बल्कि 50,000 दे ऋण नहीं है, वो आपने जो उधार लिया है, चाहे आपने वो बाइक ली हो, चाहे आपने कोई फ्रीज व्रीज लिया हो, चाहे कुछ भी लिया हो। आ रही है बात समझ में? रामचंद्र जी, अरे सर, आगे ना समझ में? आइए सर, आइए। तो इसमें ये बात छुपी हुई है। आप क्या है कि उस 50,000 की किस्तें बना देते हो, बल्कि ये 50,000 की किस्त नहीं बनी है, ठीक है ना? इसको तोड़ मरोड़ के फिर उसमें वो जो ब्याज बचा है ना, वो बचा के यहाँ पर देखो, जैसे मान लो नॉर्मली की 62,400 रुपए आपने चुकाए किस्तों के माध्यम से, और जो कि प्रत्येक किस्त बन रही है 2600 रुपए की, हर महीने 2600 रुपए की, ये महीने पर किस्त बनी है। और हम जो ले रहे हैं वो साल की किस्त ले रहे हैं, वो तो साल की, महीने की, 6 महीने की, जो उचित लगती है वो उस हिसाब से किस्त बनवा लेते हैं। कोई 2600 की बना लेता है, कोई 4,000 की बनवा लेता है, वो अलग अलग सौदा होता है। लेकिन अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वहां पर मासिक नहीं बल्कि वार्षिक किस्त से संबंधित प्रश्न बनेगा, जो कि हमें इस तरीके से करना है। एक सवाल और लेते हैं दोस्तों, हम क्वेश्चन लिया हमने किसी दे ऋण को, और यहां पर मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, इसका बहुत बड़ा फॉर्मूला है मुझे भी याद नहीं है, ठीक है ना? किसी दे ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना हो तो तथा
प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि 2400 रुपए हो तो देय ऋण क्या होगा, वो देय ऋण आपको बताना है। ये बताइए भाई जल्दी से। अब की बार मैंने किस्त की राशि दे दी आपको। यदि आप गहराई से पढ़ोगे तो आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा। और ये क्लास मेरी कभी भी देख लेना यूट्यूब पे, आपके कंफ्यूज नहीं होगा। कंफ्यूज होगा तो भी दोबारा देख लोगे, दूर हो जाएगा। करो देखिए जल्दी से भाई। राखी जी का आ रहा है 12,080 रुपए। तरन्नुम 12,040 रुपए। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले 8% ब्याज लग रहा है, तो मैं सीधा कर रहा हूं इसको 100, फिर 8 जोड़ दो 108,
8 जोड़ो 116, फिर 8 जोड़ा 16 और 8 कितना 24, 124 कितनी किस्तें बन रही भाई यहाँ 5, 124 और 8 132। ये देखो ये 100 रुपए हमने मानी है, वो प्रत्येक किस्त की राशि है, ठीक है, प्रत्येक किस्त। और ये जो बन रहा है इन सबको जोड़ने पर देखो 100 200 300 400 500, 500 में फिर 16 और 8 24, 24 24 48, 48 और 2 50 30 80, यानी 580 बनाइए। 580 क्या बनेगा यहाँ पर देय ऋण बनेगा, क्या बनेगा देय ऋण बनेगा। 580 देय ऋण है। अपने को क्या कहा, यदि प्रत्येक किस्त की राशि 2400 रुपए है, यहाँ किस्त की राशि 100 मानी है, इसको यदि मैं 2400 कह दूं तो 100 का कितना गुना भाई, ये 24 गुना है। जब दोस्तों किस्त 100 की नहीं रही, वो 24 गुना हो गई, तो क्या देय ऋण उतना रहेगा क्या, तो नहीं भाई वो उतना नहीं रहेगा। वो उतना क्यों रहेगा, वो भी कितना गुना हो जाएगा, वो भी 24 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 580 को 24 से गुणा कर दो, 0 आ जाएगा लास्ट में। 24 8 192 होता है क्या भाई, शायद यही होता है। और 24 पंजे 120, 120 और 19, 120 10 30 और 29, 129 आ जाएगा। ये गलती तो नहीं कर दी ना मैंने, 120 और 19 हो गया, 1 मिनट सर 139 आएगा। 139 आएगा ना, 139 और आगे कितना आ गया ये, तो 13,920 रुपए आया कि नहीं आया, इतना ही आ रहा क्या गुणा करने पर, गलती तो नहीं हो गई ना, गलती हो जाए तो माफ कर देना। गुणा करके देख लो एक बार, यदि गलती हुई है तो सुधार कर लेंगे इसमें। सही है ना जितेंद्र कुमार, चलो तो ये सौदा हुआ दोस्तों यहां पर। अब दोस्तों यदि इसी सवाल में मान लो अपने को दर नहीं दी हो, दर निकालनी हो, तो क्या करेंगे, तो वो भी समझ लो। यहां पर दर नहीं दी होगी तो हमने अपने को किस्त भी दे रखी होगी, और दूसरा अपने को देय ऋण भी दे रखा होगा। देय ऋण मान लो अपने को 13,200 दे दिया, और प्रत्येक किस्त की राशि दे दी 2400 रुपए। 13,000 कितना आया था, 920 आया था, ये 13,920 है प्रत्येक, सॉरी ये देय ऋण है। और अपने को ये दर नहीं दी, ठीक है, मान लो दर कितनी दे दी अपने को, 8% दे दी। अब इस आर की वैल्यू हमें बतानी है, 5 किस्तों में चुकाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बात, आपकी प्रत्येक किस्त की राशि क्या बन रही है, 100 नहीं बन रही है, अब की बार कितनी बन रही है, 2400 बन रही है, ठीक है ना। 2400 मान ली पहली किस्त, दूसरी भी 2400, तीसरी भी 2400, चौथी भी 2400 और पांचवी भी 2400। इस किस्त को चुकाने के बाद कितना ब्याज बच जाएगा, 1 2 3 4 साल का बच जाएगा। 1 साल का 8% होता है, 4 साल का कितना हो गया 4 यानी 2400 का 4 निकाल दो, 2400 का 4 यानी कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 गुणा 4, 24 का 96 हो गया। ये इतना ब्याज इस पे बच गया। इस पे 3 साल का होगा भाई, ये किस्त चुकाने के बाद इन 3 सालों का ब्याज बच जाएगा, यानी यहाँ 3 आर 2 साल अगले पे, तो 24 गुना 48 आर हो जाएगा, और ये 24 से कम 24 आर हो जाएगा, और इस पे ब्याज बचेगा नहीं, इसका पूरा देना पड़ेगा। तो टोटल कितना चुकाना पड़ा, देखो 24 कितनी बार, 1 2 3 4 5, यानी 24 पंजो 120 और आगे 2 जीरो, यानी 12,000 रुपए। तो ये हो गए किस्तों के, और जो ब्याज बच गया वो यदि जोड़े हैं तो कितना बनता है, देखो 4 8 12, 2 14 8 6 20, और 2 4 6 6 7 13 13 और 9 22, और 2 कितना 24, यानी 240 आर। ये ब्याज जो बचता है, यदि इसको इसमें जोड़ दिया जाए
इसको इसमें जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा देय ऋण के बराबर। देय ऋण कितना दे रखा, 13,920 रुपए। ये 13,920 आ जाएगा बराबर में। अब दोस्तों जैसे इस 12,000 को इधर से उधर फेंकोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहां लिख रहा हूं मैं 240 आर बराबर कितना, 13,920 में से 12,000 गया, कितना बचा, 1920 बचा। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गया, 24 से 192 कट गया, कितनी बार, 8 बार। ठीक है ना, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 आ गई है। 8% आपकी दर आ जाएगी। आप किस्तों से दर भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, बेसिक यदि सौदा आपके समझ में आ गया ना दोस्तों, तो आप चाहे कैसा भी प्रश्न आए, आपको माइकल लाल कोई रोक नहीं सकता। एग्जाम फाइट करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सर आ रही है बात समझ में? सर हाँ जी। सर जैसे अभी अपन ने ये 2400 करके 5 बार लिखा, ठीक है, हाँ हाँ, तो अपन ने इसका पहले वाला क्वेश्चन जो करा था उसमें दर अपन ने किस्त पे प्रत्येक किस्त 100 रुपए मांगनी, तो अपन ये 2400 रुपए से नहीं निकाल सकते क्या डायरेक्ट? कैसे 2400 से? मतलब जैसे अपन ने 5 किस्तें 100 करके मानी ना, हाँ हाँ, नहीं वो लेकिन अपन 100 से क्या है, 100 से अपने को क्या आसानी हो गई थी। नहीं नहीं सर, जैसे आप इसमें अपन को प्रत्येक किस्त दे रखी है 2400 रुपए, तो उस पे 8% लगा हाँ। के फिर नेक्स्ट पे ऐसे करके नहीं कर सकते क्या अपन? नहीं तो 8% का तो पता नहीं ना, यहाँ तो 8% है। नहीं नहीं, हाँ पहले वाले बिल्कुल, क्वेश्चन हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। सर एक बार मुझे करके बताओ, क्योंकि मैंने वैसे ही करा था, फिर मेरा आंसर गलत आया इसलिए। देख लो, वैसे भी हो जाएगा। अब प्रत्येक किस्त को आप 2400 रुपए मानते हो और आपको दे ऋण निकालना है, दर आपको 8% दे रखी है। ठीक है ना, ये 8% दे रखी है, तो 8 से कितने साल का, 1 2 3 4, कितना हो गया, 8 चौक 32%। अब एक बार पहले अपन 1 साल का निकाले तो 2400 का 8% कितना होता है, 2400 का 8% यानी 8/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो 24 का 192 होता है। 192 1 साल का हुआ। ठीक है, इतने यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 है, तो 192 गुणा 4 कर दो, कितना आ गया, 2 चौके 8 और 19 चौके 76, 768 रुपए। तो ये हो गया। 3 साल का निकाले तो 3 से गुणा करो इसको, इन 3 का 1 2 3, तो कितना हो गया, 19 57 और 3 गुणा 6, ये हो गया 576। इन आगे 2 सालों का निकालो तो 2 से गुणा करो, 19 गुणा 38, 2 गुणा 4, 384। और 1 साल का देखो तो 192, ये आ गया, और ये कुछ भी नहीं। अब इन सब को जोड़ो, देखे 13,920 रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर वो मैंने ऐसे नहीं निकाल के डायरेक्ट वो 8 का 32 24 16 ऐसे कर दिया था। हाँ वो गलती कर दी ना आपने, वो 32 नहीं, एक्चुअली में 32% होता है। ओके ओके सर। तो वो 2400 का 32% हमें निकालना पड़ेगा, जी जी जो कि 768 आएगा। ठीक है ना, कैसे भी कर लो, चाहे तरीका यही है। आपके जो जो बता दिया ना उसमें डाउट नहीं आएगा। यदि कोई ऊपर की बात आती है तो वो बात अलग है, वो आगे का झमेला हो जाता है। तो शायद साधारण ब्याज की किस्त आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में अपन क्या करते हैं वो भी समझिए ध्यान से। अब चक्रवृद्धि ब्याज का अलग सिस्टम होता है थोड़ा सा। उस पे क्या है कि ब्याज पे ब्याज भी बचता है, और अपन क्वेश्चन को करने का जो फास्ट तरीका है वो देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो यहां पर 10% दर दे रखी है, वार्षिक दर कितनी दे रखी है अपने को, 10%। ये दर दे रखी है। अब वो देय ऋण और किस्त तो अपने आप आ जाएंगी। ठीक है ना, ये सौदा जो है ना मेन दर वाला है, दर वाली बात समझ में आ गई तो सब कुछ आ गया। अब देखो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है कि नहीं होता है। अब आपको सर इसको उस तरीके से बताओ 100 से, तो मैं 100 से बता दूंगा, लेकिन आपके थोड़ा सा वो कठिन पड़ जाएगा, क्योंकि दर मान लो जैसे 16 से 2/3% आ गई तो क्या करोगे, तो उसको भी उस तरीके से डालना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, इस तरीके के माध्यम से समझाऊंगा।
मान लो कि 10 रुपए आपका धन है और 1 रुपया ब्याज लग रहा है, तो कितना देना पड़ेगा? 11 देना पड़ेगा। सौदा यदि 1 साल का बन रहा है, 2 साल का बन रहा है, 3 साल का, 4 साल का, कितने का बने उससे मतलब नहीं है। यदि सौदा 1 साल का है, मान लो एक ही किस्त में, तो एक किस्त का तो परसेंट बढ़ेगा नहीं, या तो 2 किस्तों में, या 3 किस्तों में, या 4 किस्तों में। मान लो एक किस्त का सौदा है तो आप क्या कर दो, 10 से 11 कर दो यहाँ, ठीक है। 2 बार में आ रहा है तो 10 का स्क्वायर यहाँ लिख दो, यानी 100, और 11 का स्क्वायर कितना? 121। 3 साल पे जा रहा है, 3 किस्तों में चुक रहा है, तो 10 का क्यूब कर दो, यहाँ 1000 आ जाएगा, और यहाँ 11 का क्यूब कर दो, 1331 आ जाएगा। इन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या इतना बड़ा सौदा नहीं बनता है, ठीक है ना। ये है बेसिक सी बात। अब ये जो बन रही है ना दोस्तों, ये इधर इस साइड में ये क्या चीज होगी? ये तो बनेगी किस्त, और ये इस साइड का जो बनेगा वो क्या बनेगा? लोन बनेगा। लोन या फिर जो कीमत चुकानी हो, दे ऋण हो, वो बनेगा। ये बात समझ लेना ध्यान से। अब यहां पर बात ये आती है कि सर किस्तें बराबर होनी चाहिए भाई, प्रत्येक किस्त की राशि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए तो इन तीनों को क्या करेंगे हम? इन तीनों को समान करेंगे, चाहे कोई सी भी दर दे रखी हो। हमारा जो तरीका है वो बता रहा हूं मैं आपको। इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। तो समान करना बहुत आसान है। कैसे? देखो 121 में तो क्या है? 11 गुणा 11 है और 1331 में 11 गुणा 11 गुणा 11 3 बार है। तो 121 में 11 कितनी बार कम पड़ रहा है? यदि एक बार 11 और गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? ये भी 1331 बन जाएगा। इसमें कितनी बार कम पड़ रहा है? 2 बार। 2 बार कम करने का मतलब कितना? 121 से गुणा हो गया, 11 गुणा 11 121 से गुणा। अब ये भी 1331 बन जाएगा, ये भी 1331, ये भी 1331। तो प्रत्येक किस्त की राशि जो बन गई वो कितनी बन गई? 1331 रुपए बन गई, जो कि क्या हो गई है? समान हो गई है। शायद मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। लेकिन बात ये आती है कि जब यहाँ 121 से गुणा किया ना, तो यहाँ भी 121 से गुणा। अब मान लो ये 10 से 1 ही बड़ा था, आप यहाँ 121 से गुणा कर दिया, काम निकालने लग गया, अरे भाई ये तो 11 ही था, 121 से गुणा कैसे कर दिया, है ना। तो दोस्तों जितना गुणा यहाँ पर किया है उतना गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से जितना गुणा यहाँ किया उतना गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। जितना गुणा यहाँ पर किया उतना गुणा है। अब यहाँ पर किसी गुणा ही नहीं किया हमने, तो यहाँ क्यों करें? जितना गुणा यहाँ किया उतना गुणा इस साइड में करना पड़ेगा। अनुपात, गणित में हमेशा पलड़े क्या होने चाहिए दोस्तों? बराबर होने चाहिए। इसलिए गणित जो है ना वो बराबर हिसाब करती है, इसमें कभी भी आपको अपवाद नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर यदि किस्तों से टोटल राशि बनाए तो वो इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, और प्रत्येक किस्त की राशि पूछे तो वो बन जाएगी 1331 रुपए, यही बना ना भाई। और यहां यदि लोन की बात करें तो लोन इन तीनों को जोड़ने से बनने वाला है। इन तीनों को जोड़ो तो देखो ये तो कितना बन गया? 1210 रुपए, और ये बना आपका 1100 रुपए, और ये बना 1000। तीनों को जोड़ो कितना बनेगा? 1000, 2000, 3000, 200, 300, 3310, 3310 रुपए का यदि लोन हो तो आपको प्रत्येक किस्त जो चुकानी पड़ेगी वो कितनी चुकानी पड़ेगी मेरे दोस्तों? 1331 रुपया चुकानी पड़ेगी। आ रही होगी मेरी बात समझ में। और यहां हो सकता है कि ये राशि ज्यादा भी बन जाए, ये राशि है ना वो ज्यादा भी बन जाए इस लोन से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों ये सौदा ये है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है? कंपाउंड, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो दोस्तों यहां पर जो लोन की राशि है वो 3310 रुपए होगी, तो प्रत्येक किस्त की राशि जो है ना वो कितनी बन रही है? 1331 रुपए बन रही है। यही मामला था और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यदि हमें लोन की राशि दे रखी है तो इसके बराबर लिख देंगे, और किस्त की राशि दे रखी है तो इसके बराबर लिख देंगे। मान लो हमें प्रत्येक किस्त की राशि दे दी कितनी? 13,310 रुपए दे दी। कितनी दे दी? 13,310 रुपए, जो कि इसकी कितनी गुणा है? 10 गुणा। तो फिर ये लोन है ना वो भी कितना गुणा हो जाएगा? 10 गुणा, यानी 3310 का 10 गुणा कितना हो गया? 33,100 रुपए हो गया। ये दोस्तों लोन बन जाएगा। अब देखो यहाँ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन उठाते हैं, उसके माध्यम से हम बात करते हैं भाई।
ठीक है ना, जुड़े रहिए। क्या हो गया भाई ये? एक मिनट दोस्तों, ये रहा। और ये दोस्तों यहां पर जो जो मैंने बताया था ना भी 3310 रुपए, ये 3310 रुपए दे मिश्र धन नहीं है, दे ऋण नहीं है, ये है उधार दी गई राशि। जो लोन ले रहे हो ना आप, वो राशि है ये। जैसे अभी बात करी थी रामचंद्र जी ने कि सर 50,000 रुपए के का लोन उठाया है, तो वो 50,000 रुपए है ये। कहने का मतलब ये लोन है। यहां पर क्या कहा, 13,360 रुपए की धनराशि है, मतलब ये दे ऋण नहीं है, ये धनराशि है। और 8.3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उसका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी? यह है सवाल, एसएससी सीजीएल 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब सबसे पहला काम दर उठानी है आपको। क्या उठानी है? दर। देखिए, आ जाओ ग्रीन बोर्ड पर। सबसे पहली बात तो हमें दर कितनी दे रखी है, तो दर दे रखी है, देखो यहां पर 8.3/4%, ये दे रखी है ना भाई, ये दे रखी थी क्या? सर यही थी। सुनील है, यही है यही सर। दे रखी थी, यही है ना जी। वेरी गुड। हाँ सर यही थी। और जो उधार दिया गया धन है, उधार दी गई राशि, वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है आपको 13,360 है क्या? हाँ सर। ओके, अब आपका काम हो गया। देखो देखो, जो साधारण ब्याज वाले सौदे में चल रहा था ना, वो तो क्या चीज थी, वो तो चल रही थी यहाँ पर उधार नहीं बल्कि अपने को दे ऋण दे रखा था, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पर सौदा, ये जो लोन ये क्या बन रहा है, इस साइड में लोन बन रहा है। लोन बनने का मतलब ये है, ये उधार दी गई राशि है। और यदि उधार दी गई राशि नहीं दे रखी है, तो फिर हमें उधार दी गई राशि निकालनी पड़ेगी, तभी हम लोन बना सकते हैं। यहाँ पर कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही है, कि आपने जैसे मान लो 10% की दर दे रखी है और 3 साल में सौदा जा रहा है, तो क्या करोगे, 10 का क्यूब से 11 का क्यूब बनाओगे, यानी 10 का क्यूब 1000 होता है और इसका क्यूब होता है 1331। ये सौदा बनने वाला है कि नहीं? तो इस तरीके से काम होने वाला आपका। तो आप क्या है, मिश्र धन से मूलधन निकाल सकते हो और मूलधन से मिश्र धन निकाल सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हो। ये बात मैं पहली क्लास में ही आपको बता चुका था। उधार दिया गया धन यहाँ पर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसको सरल करो, 8 चौक 32 और 3 35/4% का मतलब नीचे आ गया 100। काटो, 5 के पहाड़े से 7 बार कट गया। अरे भाई 8 से 3/4 नहीं है, ये 18 से 3/4 है। हो सकता है उसमें गलत हो, लेकिन ये 18 से 3/4 होगा। देखो 18 चौक 72 और 3 कितना हो गया, 75 हो गया बट्टा, इसीलिए मुझे कंफ्यूज लग रहा था ये। और बट्टा में 100 आ गया, ठीक है। 25 के पहाड़े से 3 बार कट गया, ये 25 के पहाड़े से 4 बार कट गया। ऊपर तो आ गया 3, नीचे आ गया 4 चौक 16।
यानी कि सौदा 1 साल पर हो तो 16 रुपए की कितने चुकाने पड़ेंगे? 16 और 3 19। 16 का कितना? 19। और 2 साल पे जाए तो 16 का स्क्वायर करो यानी कितना आ गया? 256। और 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361। 3 साल पे जाए तो 16 का क्यूब करो, 19 का क्यूब करो, ठीक है। लेकिन अपने को 2 साल पर ही काम करना है। 2 समान किस्तें बढ़ानी है। समान किस्तें, ये 361 है, ये 19 है, इसको भी 19 से गुणा कर दे, ये भी 361 बन जाएगा। जब यहाँ 19 से गुणा किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 16 9 144, 16 एकम 16 और 4 20 और 10 30, 304 बन जाएगा। यानी इस साइड में तो आपका लोन बनेगा, लोन का मतलब जो उधार दी गई राशि है ना वो बनेगी, और इस साइड में क्या बनेगी? किस्त बनेगी। और जो प्रत्येक किस्त है उसको समान कर लिया हमने। समान किस्त कितनी आ गई है? वो आ गई है 361 रुपए की, ठीक है। और लोन कितना बना टोटल? इनको जोड़ दो, 6 4 10, 5 और 1 6, 2 3 5, ये 560 रुपए, ये आपका लोन है। यदि 560 रुपए का आपने लोन लिया है और 2 सालों में आपको इसको चुकाना है तो प्रत्येक किस्त जो बनेगी वो कितने बनेगी? 361 रुपए की बनेगी। अपने को उधार दी गई राशि है ना वो 560 नहीं बल्कि लोन कितना दे रखा है? 13,360 रुपए दे रखा है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 13,360 रुपए। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो इसका भाग दो, इसमें 13,360 में भाग दो 560 का, 0 से 0 कट गया। और चलो 8 के फाड़े से काटते हैं, 8 संता 56 और 8 एकम 8, 5 बचा 53, 8 छिंग 48, 56 ज्यादा हो जाता है, 8 छिंग 48, 5 बचा 56, 8 संता 56। फिर 7 से काट दो, 7 दूना 14, 2 बचा तो 27। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे गड़बड़ कैसे हुई भाई? इसका मतलब या तो हमने क्वेश्चन में, एक मिनट, आठ सौ 3/4% ही दे रखा है ये ना। 8 नहीं, एक कट रहा है यहाँ से, 18 से 3/4, 13,360, 6 4 10, 5 1 6, 3 2 5। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी? ये तो हमने काटने में गलती करी है भाई। चलो देखते हैं इसको। एक की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो दोबारा देखो एक बार, 13,360 बटे 560। भाई इसमें कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं कर दी हमने। 0 से 0 कट गया, 7 से काटा 7 बटा 56, इसको 7 से काट दो, 7 एकम 7, 6 बचा 63, 7 9 63, फिर 60 आ रहा है, इससे तो नहीं बैठ रहा भाई, 560 तो नहीं बन रहा है। और यदि इसको अठारह चौक 72, 3 75 बट्टा 4 और ये बट्टा में 100, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 चौक 16, ऊपर आ गया 3, तो 16 से 19, 16 और 16 का स्क्वायर 256, 19 का स्क्वायर 361, यहाँ 19 से गुणा किया, यहाँ भी 19 से गुणा, 19 से 114, 19 से कम 19, 19 और 20 और 10 30, ये 304 ही बन रहा है। 304 प्लस 256, 300 200 500, 56 और 4 60, 560। प्रत्येक किस्त बनी है 361 की,
ऐसा कैसे हो गया? एक मिनट दोस्तों, जुड़े रहना एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर ये 18 से 3/4 नहीं, बल्कि सवाल में जो दे रखा है वही है। मेरे सवाल एक दूसरा दिमाग में था जिसमें 18 से 3/4 का सवाल था, उसके हिसाब से मैंने ये कर दिया। इसमें क्या होगा, ये 8 से 3/4% ही होगा भाई, ठीक है ना, उसके हिसाब से होगा ये। आप देखिए करिए, समझो ध्यान से। 832 और 3 35/4% का मतलब नीचे 100 आ गया, 400। अब 5 के पाड़े से 7 बार कट गया, ये 5 के पाड़े से 5 8 40 80, तो ये बन गया कितना, 7/80। यानी 80 रुपए का धन हो तो वो कितना बन जाएगा, 87 बन जाएगा। 2 साल का सौदा है तो 80 का स्क्वायर करो, 8 × 64, ये 00 6400। 87 का स्क्वायर करो, देखो 87 का स्क्वायर करना बड़ा आसान, 7 7 49, 8 × 64, 8 7 56 का डबल 112, एक अंक छोड़ दो, 112 लिख दो। 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7, ये बन गया 75 69। ये तरीका मेरा YouTube पे डाला हुआ भी है, ठीक है ना, देख लेना स्क्वायर कैसे निकाला जाता है फास्ट। अब देखो, अपने को किस्त है वो समान बनानी है, तो इसका 87 गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ भी 87 गुणा करना पड़ेगा। तो आपकी प्रत्येक जो किस्त है, समान किस्त है, प्रत्येक किस्त वो कितनी बन जाएगी, वो तो बन जाएगी 7569 रुपए, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा लोन, 87 को 8 से गुणा किया तो ये आ गया, देखो 8 × 7 56, 8 × 29 64 और 5 कितना 71, सॉरी 69, तो ये बन गया 6960 रुपए। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 0 6 9 4 13 और 6 6 12 1 13, ये सीधा ही आ गया दोस्तों, यहाँ पर कोई गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यदि आपका 13,360 रुपए का ऋण है, यानी धन कितना है, 13,360 रुपए का है, तो प्रत्येक किस्त की राशि आपको कितनी देनी पड़ेगी, 7569 रुपए देनी पड़ेगी। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, इसमें कोई गुणा भी नहीं किया, एक गुणा ही है, धन उतना ही दे रखा है। क्लियर है क्या मामला, यस और नो? हाँ भाई बताओ जल्दी से। सभी के क्लियर है? तो ये था दोस्तों किस्त का सौदा। और यदि प्रत्येक किस्त की राशि दे रखी हो, यदि प्रत्येक किस्त की राशि दे रखी हो तो क्या करोगे? सवाल देता हूं मैं आपको यहां पर। सवाल ये है दोस्तों कि कोई धन 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
3 समान वार्षिक किस्तों में, 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना हो तो की जगह तथा प्रत्येक किस्त 6860 रुपए हो तो वह धन क्या होगा, वह धन आपको बताना है दोस्तों। मैं बता ही देता हूं, ठीक है ना। समझो, पहले 16 से 2/3%, जिसका मतलब क्या होता है 1/6। बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है, बहुत बार बता चुका हूं। 6 रुपए धन हो तो 1 रुपया ब्याज, यानी कितना चुकाना पड़े 7। 1 साल के लिए 6 से 7, दूसरे साल 2 साल की बात है, 6 का स्क्वायर कर दो 36, 7 का स्क्वायर 49, 3 साल पे जाए 6 का क्यूब कर दो यानी 216, और यहाँ 7 का क्यूब कर दो 343। ठीक है, इस साइड में लोन और इस साइड में बनेगी किस्त। ये किस्तें बन रही है और ये किस्तें अलग अलग है, इनको समान बनाना है। हो सकता है यहाँ अलग अलग किस्तें भी दे रखी हो, अलग अलग है तो इनकी पहली किस्त की राशि इसके बराबर लिख दो, दूसरी की इसके बराबर लिख दो, तीसरी की इसके बराबर लिख दो, ठीक है ना। वो भी दिक्कत नहीं है आपके, क्योंकि ये सौदा ऐसा है, ठीक है ना। लेकिन आपको ज्यादा इतना गहराई का सवाल नहीं पूछेगा। तो 343 से 49 को 7 से गुणा कर दे 343, और 7 को 49 से गुणा कर दे तो 343। प्रत्येक किस्त की राशि आ जाएगी 343 रुपए, ये आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ 49 गुणा किया तो यहाँ भी करो, यहाँ 7 गुणा किया यहाँ भी करो। ये आ गया 9 छक्की 54 और 6 चौक 24 और 5 कितना 29, और ये 36 सत्ता 252। इन तीनों को जोड़ोगे कितना आ गया 6 2 8 4 12, 1 5 6 9 15 1 16, 2 2 4 2 6 1 7, 762। यदि 762 रुपए का लोन हो तो आपको 1 साल की जो किस्त देनी है वो कितनी होगी, वो 343 रुपए होगी। प्रत्येक किस्त की राशि 343 होगी। अपने को प्रत्येक किस्त 6860 रुपए दे रखी है, तो दोस्तों 343 की वैल्यू कितनी है 6860 है। देखो देखिए 343 का दुगुना नहीं है क्या, 300 का दुगुना 600, 43 का दुगुना 86, तो इसका दुगुना हो रहा है, आगे 0 है तो यहाँ पर हो रहा है 20 गुना। 343 का 20 गुना हो रहा है। जब दोस्तों प्रत्येक किस्त की राशि वो नहीं रही, वो भी 20 गुना हो गई, तो क्या फिर जो मूलधन है वो उतना रहेगा क्या? अरे नहीं भाई, जितना गुना वहां है उतना ही गुना कहां कर देंगे, यहां कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 7 दूना 14 और 1 15, 15,240 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या मामला? अब दोस्तों मैं एक सवाल और करवाने वाला हूं आपको। वो किस्त का नहीं बल्कि जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो करवाने वाला हूं। देखो सवाल किस तरीके का सामने आ रहा आपके सवाल। एक तो पहला सवाल देख लीजिए, पहले से पहले दूसरा देखो। एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 रुपए हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है? अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल के लिए जो ब्याज है ना दोस्तों वो 5% है, दूसरे साल के लिए 10% है, तीसरे साल के लिए 20%। घबराने की कतई जरूरत नहीं है।
पहले 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है, यानी 20 रुपए से कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। 20 रुपए से कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। वहीं पे दूसरे की बात करें 10%, जिसका मतलब 1/10 होता है, 10 में 1 जुड़ा कितना बन गया, 11। दूसरे साल में कोई धन 10 है तो वो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तीसरे साल के लिए 20% है, 20% का मतलब 1/5 होता है, यदि कोई धन 5 है तो वो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ये सौदा बना, ठीक है। यदि आप इनको गुणा करते हो 20 गुणा 10 गुणा 5, तो ये तो आ जाता है मूलधन, यानी 20 100 और आगे 0। मूलधन यदि आपका 1000 रुपए है तो मिश्र धन कितना बनेगा, ये 21 गुणा 11 हो गया कितना, 231 हो गया क्या, 231 गुणा 6, तो ये आ गया 6 और 6 3 18 और 6 दूना 12 और 1 13, यानी 1386 रुपए बन जाएगा। 1000 रुपए का धन है तो वो 1386 बन जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया था, यदि रेट सेम दे रखी हो, मान लो जैसे 5% 5% यानी तीनों सालों के लिए सेम दे रखी है, तो आप 20 से 21 20 से 21 20 से 21 3 बार लिखोगे। लेकिन दरें अलग अलग आ जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है, तीनों दर, पहले दर के हिसाब से ये पहला लिख दिया, दूसरी दर के हिसाब से दूसरा, तीसरी दर के हिसाब से तीसरा लिख दिया। अब यदि आपका धन 1000 रुपए है तो मिश्र धन कितना बन जाएगा, 1386, और यदि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो वो कितना बन जाएगा, 386 बन जाएगा। लेकिन अपने सवाल में जो दिया है वो 3 वर्षों में वह राशि 16,632 रुपए हो जाएगी, यानी कि राशि 1386 की कितनी बन रही है, 16,632 बन रही है। अरे समझो मनवा ध्यान से, क्या करना है इसको, देखो यहां से मिटा रहा हूं मैं। 1386 की जो वैल्यू दे रखी है ना, 1386 की वैल्यू वो हमें दे रखी है 632 रुपए दे रखी है। अरे 1386 का कितना गुना है, देखो 1386 का या 6 दूना 12 8 दूना 16, ये तो नहीं बैठ रहा है, 632 है ना, 6 दूना 12 8 दूना 16 और 1 17, ये भी नहीं बैठ रहा। तो ये 32 कैसे बने भाई, देखो देखिए 1386 है, यदि 10 गुणा करोगे तो 13,000 बनेगा। और यहां पर यदि या तो 12 गुणा होगा या 6 दूना 12 6 3 18 6 चौक 24 6 5 30, 1386 का 12 गुणा करके देखो भाई एक बार कितना आता है। 1386 का 12 गुणा कितना होता है, 12 6 72, 12 8 96 और 2 98, 632 है 16,632। आ रहा क्या पूरा, 12 6 हाँ 72 सर। और 12 96 और 7, 96 और 7 हो गए 103। हाँ ये आ रहा ना, यानी कि 1386 का ये यहां पर कितना गुना है, 12 गुना है। जब दोस्तों मिश्र धन 1386 नहीं रहा, वो 12 गुना हो गया, तो मूलधन उतना क्या नहीं भाई, वो भी 12 गुना हो जाएगा, मतलब 12,000 रुपए आ जाएगा। क्लियर है क्या मामला। एसएससी एमटीएस 2014 में आया प्रश्न है, यदि यहां पर मूलधन की बजाय चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो क्या करना पड़ता। देखो 1000 से 1386 बना, मतलब 386 रुपए ब्याज के होते हैं, कितने 386, इसका 12 गुना करते ही क्या आ जाएगा रे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। इससे ऊपर वाला सवाल देखो बड़ा गजब का है, आसान भी है लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। आज ये टॉपिक कंप्लीट करवा के रहूंगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं चाहता तो नहीं करवाता, कल भी ले सकता था, लेकिन मेरी कोशिश है आज इसको कंप्लीट करवा दिया जाए, क्योंकि मैं भी आज, मेरा भी सैटरडे संडे ऑफ रहता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं करवा ही दूं आपको। सबसे पहले बात, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। अरे मजा आ गया सवाल में, 100% की वृद्धि होती है, कितनी 100% की। और समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो।
आया आनंद? है क्या मजेदार सवाल? अरे है कि नहीं है? कमेंट करो जल्दी। देखो दोस्तों, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई राशि यदि 100 रुपए है, सोचना मेरी बात, यदि कोई राशि 100 रुपए है और इसमें यदि मैं 50% की वृद्धि करता हूं तो इसमें 50 जोड़ता हूं, 20% की वृद्धि करता हूं तो 20 जोड़ता हूं, 10% की वृद्धि करता हूं तो 10 जोड़ता हूं, लेकिन 100% वृद्धि है, इसका मतलब कितना जोड़ूंगा? 100 जोड़ूंगा। तो वो राशि कितनी बन जाएगी? 200 बनेगी कि नहीं बनेगी रे भाई? 100 से कितनी बन जाएगी? 200 बन जाएगी। अब 200 बन जाएगी तो फिर 100 से यदि कोई राशि 200 बनती है तो ब्याज कितना होता है? 100 से 200 बनने का मतलब 100 रुपया ब्याज का हो गया। कितने पर? 100 पर। हर गुणा में 100 लगाते ही आ जाएगा, ब्याज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये 100% जो ब्याज है वो 1 साल का नहीं है, वो कितने सालों का है? 8 वर्षों का। सवाल में दिया है, मैं नहीं कह रहा। वो जो ब्याज है वो 1 साल का नहीं बल्कि 8 साल का है। जब % है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इस 100 में किसका भाग लगा दो मेरे दोस्त? 100 में 8 का भाग लगा दो। 100% में 8 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 100% में 8 का भाग लगाओगे तो यहां पर 100/8 यानी 4 दूना 8, 4 से 25 बार कट गया, 25 में 2 का भाग दिया, 12.5% आ जाएगा। अरे मेरे दोस्त, ये 12.5% क्या चीज आई है? ये 12.5% दर आ गई है। क्या आ गई है? ये दर आ गई है। शायद मेरी बात इतनी सी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यस और नो? ये 12.5% दर आ गई है। साधारण ब्याज की बात हो रही है ये, ठीक है। अब अगले ने क्या कहा कि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद इन्हीं 8,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। अरे दोस्तों, दर कितनी है? 12.5% की है। दर कितनी है? 12.5% की। और 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है। 1/8 का मतलब 1/8 का मतलब ये हुआ कि 8 रुपए यदि धन है तो 1 रुपया ब्याज लगेगा। अब बात 1 साल की होती तो 8 से 9 एक बार लिखते, 2 साल की है तो 8 से 9 2 बार लिखेंगे, लिख दिया। 3 साल होता तो 3 बार लिखते। यहाँ 2 साल दे रखा है इसलिए देखो 8 गुणा 8 तो 64 हो जाएगा और 9 गुणा 9 कितना? 81 हो जाएगा। यानी 64 रुपए का यदि धन होता तो फिर कितना? 81 रुपए आपको मिश्र धन देना पड़ता, यानी चुकाना पड़ता। लेकिन अगले ने कहा धन है ना वो 64 नहीं बल्कि 8,000 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है भाई? 64 से कितना बढ़ रहा है ये? 64 और 6 70, 6 और 11 17 रुपए हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज बन गया 17 रुपए का। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस और नो? अब देखो 64 की वैल्यू जब 8,000 है, 64 की वैल्यू कितनी है? 8,000 है, तो फिर 17 की वैल्यू कितनी होगी? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। काटो, 16 चौके 64, 16 पंजो 80 यानी ये 500 आ गया। और 4 से 500 कट गया कितनी बार? 4 एकम 4 और 12 चौक 48, 2 बचा 20, 4 पंजो 20 यानी 125 गुना हो रहा है। 64 का भाग 8,000 में कितनी बार जाएगा? 125 बार जाएगा, यानी 125 गुना हो रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 17 नहीं रहेगा, 17 का 125 गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 17 गुणा 125। 17 गुणा 125, थोड़ा सा लिखने में नहीं आ रहा है, तो कितना आ जाएगा भाई? 17 को 125 से गुणा करने पर 125 गुणा 17, 17 पंजो 85, 2125 2125 2125 है क्या ऑप्शन में? ये रहा चौथा हाँ ऑप्शन, है। आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, चौथा ऑप्शन हो गया।
और मान लो दोस्तों आप इस तरीके से नहीं करते इस सवाल को, तो कैसे करते? देखो दूसरा तरीका और है अपने पास, जिंदाबाद है तरीका। देखो बोर्ड, ग्रीन बोर्ड पे आ जाओ थोड़ा सा, मैडम का भी फोन आ रहा है बार बार, लेकिन आज आपको काम मामला फिट बैठाना है दिमाग में। देखो दोस्तों, यहां पर अपनी 100 रुपए की राशि थी, 200 बन रही थी, ठीक है, और ये सौदा था साधारण ब्याज वाला। यदि मूलधन 100 रुपए है, गुणा दर का पता नहीं आर मान ली, गुणा समय कितना है, समय 8 साल है, बट्टा में 100 बराबर ब्याज कितना है, 100 से 200 बन रहा है, ब्याज भी 100 रुपए है, तो बराबर में लिख दिया मैंने 100, ठीक है। अब देखो इस 100 से 100 कट गया, 4 से 2 बार कट गया, ये 4 से 25 बार कट गया, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 25 के बट्टा में 2 आ गए, यानी 12.5% आ गई। 12.5% आपकी दर आ गई, जिसका मतलब होता है 1/8। अब आपको कह रहा है कि क्या कुछ भी पूछ ले, अब दिक्कत नहीं है, दर आ गई ना। 8,000 रुपए का धन है दोस्तों, कितना धन है, 8,000 रुपए का, और इसका 2 साल का सौदा बताना है। 2 साल का सौदे का मतलब चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, चाहे साधारण पूछे, चाहे अंतर पूछे, कुछ भी पूछे, 1/8 है ना। 8,000 का 1/8 निकालो, दूसरे साल के लिए भी 1/8, 8,000 का 1/8 हो गया 1000, और दूसरे साल की बात करें तो 8,000 पे ब्याज लगा तो 1000 आ गया, और इस पे ब्याज लगेगा कितना आएगा, 1/8 का भाग दोगे तो आ जाएगा 8 का भाग दिया 125 आ जाएगा ये, ठीक है। यदि साधारण ब्याज की बात करूं एसआई की, तो वो तो कितना हो जाएगा, 1000 कितना 2000, ये तो बनेगा 2000। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो 2125, ये बन जाएगा सीआई 2 साल का। और यदि सीआई माइनस एसआई की बात करूं, अंतर की बात करूं, तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 125 रुपए। 8,000 पे 12.5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 125, साधारण ब्याज 2 साल का 2000, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का 2125। यदि हमें कहे कि फर्स्ट ईयर का एसआई बताओ, तो वो 1000 होगा। सेकेंड ईयर का सीआई, सॉरी फर्स्ट ईयर का सीआई बताओ तो भी वो 1000 होगा। हमें बात करें सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर का एसआई पूछे तो सेकेंड यानी दूसरे साल का साधारण ब्याज तो 1000 ही है, लेकिन बात करें दूसरे साल के सीआई की, तो वो कितना होगा, दूसरे साल का सीआई ये टोटल होगा 1000 और 125, यानी कि 1125 रुपए बनेगा सीआई दूसरे साल का। 2 सालों का तो 2125 बनेगा, लेकिन दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 1125 रुपए। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन से कुछ बाहर नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। और शायद आपने मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से शायद इस सवाल को कभी पढ़ा हो। हर सवाल का जवाब, इस सवाल के पानी में से खोज निकाल के बताया मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अरे पहले पढ़ा क्या भाई इसे, चलो एक सवाल और देखते हैं दोस्तों। अब आई गए लाइन पे तो आई जाओ फिर। ये देखो, एक आदमी ने अपनी बचत 84,100 रुपए का 50% अपनी पत्नी को दे दिया। 84,100 रुपए जो बचत है उसका 50% तो अपनी पत्नी को दे दिया है इसने, शानो आदमी है बाबड़ो। 84,100 रुपए का 50% तो अपनी पत्नी को दे दिया, और उसके बाद शेष जो राशि है वो राशि, 2 बेटे हैं, एक बेटा 15 साल का है, एक दूसरा है 13 साल का, और दोनों पुत्रों ए और बी में विभाजित कर दी। और उसने उस राशि को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र 18 वर्ष की आयु होने पर, मतलब पहला जो 15 साल वाला ना वो भी 18 साल का हो जाए, और दूसरा वाला भी 13 साल वाला 18 साल का हो जाए,
तो 18 साल की आयु जैसे ही पूरी हो जाए, पूरी होते ही 5% चक्रवृद्धि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर एक समान राशियां प्राप्त करें। मतलब 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता जाए तो उनको क्या है, एक समान राशि मिले, दोनों को समान राशि मिलनी चाहिए। तो बी का शेयर कितना था, या फिर पूछे ए का शेयर कितना है। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में 2014 में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त, लेकिन सवाल बड़ा गजब का है, समझना मेरी बात को ध्यान से। देखो भाई 84,100 रुपए है, 50% पत्नी को दे दिया, 50% पत्नी को दे दिया मतलब आधा दे दिया, तो इसका आधा बच गया। अब वो शेष बचा, वो कितना बचा, इसका 50% बचा, यानी 84,100 का आधा कर दो, 50%। दो चलिए दोस्तों देखिए, इसका आधा करोगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 0 2 पंजो 10, ये 42,050 रुपए हैं जो कि बैंक में जमा करवाने हैं। ठीक है, अब एक बेटा ए है, दूसरा बेटा बी है। ठीक है, इस बेटे की उम्र है 15 वर्ष और दूसरे की उम्र है 13 वर्ष। ठीक है, 5% के हिसाब से मान लो इसकी राशि ए बेटा ना, उसकी राशि में ए रुपए मान लेता हूं, इसने ए रुपए जमा कराए, ठीक है, और इसने बी रुपए जमा कराए। अब ये देखो जब 15 वर्ष का है और 18 वर्ष बाद राशि मिलने वाली है, भाई 15 से जब 18 साल का होगा तो 15 से 18 साल का होगा, कितना साल हो गया, 3 साल। और ये 13 से 18 का होगा तो कितना होगा, ये होगा 5 साल का। ठीक है ना, 13 से 18 कितना होगा, 5 साल। अब ए राशि है वो किस दर से जमा कराई जा रही है, 5% की दर से। 5% का मतलब 1/20, यानी 20 रुपए यदि धन है तो 1 साल बाद कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। दोस्तों 1 साल होता है तब तो क्या होता है, 21/20। 2 साल होता है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 साल है तो क्यूब कर देते हैं, 4 साल है तो 4 पावर में लगा देते हैं। यहाँ पर ए राशि है और 1 साल में 21/20 रुपए देने पड़ते हैं, मतलब ये इसको मिश्र धन मिलता है। 20 रुपए धन है तो 21 मिलता है। जबकि बी जो है उसको भी क्या है, 1 साल पर 21/20 यानी 20 रुपए के 21 मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सौदा 3 साल के लिए है यानी पावर 3 कर देंगे, यहाँ 5 साल है यानी पावर 5 कर देंगे, ये दोनों बराबर। क्योंकि 3 साल बाद जैसे ये 18 का हो जाएगा इसकी राशि और ये 18 का हो जाएगा, मतलब 5 साल बाद, तो इसकी राशि, ये दोनों राशि क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। सवाल में कहा, मैंने नहीं कहा। काटो, देखो पावर 3 है, पावर 5 है, तो पावर 3 से पावर 5 जो है वो कटेगी कितनी बार, 2 बार, तो ये 2 बार यानी 21/20 की पावर 2 रह जाएगी। कहने का मतलब ए और ये बी आ जाएगा इसके बट्टा में, a/b बराबर, यहाँ 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और नीचे 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि यदि ए ने 441 रुपए लगाए तो बी ने कितने लगाए, 400, और टोटल राशि कितनी हो गई, 400 400 800 841 रुपए हो गई। हुई कि नहीं? आज कौन है, देखिए दोस्तों टोटल बन गया कितना, 841, जो इन दोनों बच्चों को मिलने वाला था। अब यहाँ 841 नहीं बल्कि कितना है, 42,050 रुपए है, इसकी वैल्यू है 42,050 रुपए। 841 का कितना गुणा है, देखिए इसका कितना गुणा है, भाग लगा के देख लो। अरे भाई ये 841 का 100 गुणा, शायद 50 गुणा हो जाएगा, ये 50 गुणा हो जाएगा। क्यों, 5 एकम 5, 5 होकर 20 और 5 8 40 और 2 42, यानी 50 गुणा हो जाएगा।
जब टोटल धन 841 नहीं बल्कि इसका 50 गुना है, तो फिर ए को मिलने वाली राशि जो ए ने जमा करवाई थी राशि वो 441 नहीं बल्कि 441 का 50 गुना होगी। और बी ने जो शेयर किया था जो जमा करवाई थी वो कितनी थी, ये भी 50 गुना। तो ये 4 पंजो 20 और आगे 3 जीरो लग जाएंगे, यानी 20,000 रुपए तो बी के लिए जमा करवाए थे बापू ने, और 5 एकम 5, 4 पंजो 20, 4 पंजो 20 और 2 22, 22,050 रुपए जमा करवाए थे बड़े बेटे के लिए बापू ने। एक के लिए करवाए थे 22,050 रुपए और बी के लिए करवाए थे 20,000 रुपए। क्लियर है क्या मामला? यस और नो, जल्दी बताओ। वेरी गुड। एक सवाल और है, जल्दी से देख लो, हो सकता है आपके पास टाइम कम हो, मेरे पास। सर हाँ बताओ। हाँ हाँ सर, ये 21 बटे ये 20 और 21 बटे 20 घात ये 3 और ये काटा है नहीं, ये बता दो बस। देखो यहाँ तो 21 बटे 20 ये 3 बार है, माइक ऑफ कर दो। और ये कितनी बार है? 5 बार है। 3 बार है तो इससे 3 बार तो ये कट जाएगा, है ना, बराबर में, और 2 बार कट जाएगा। कैसे? ये 3 बार 21 बटा 20 से एक बार 21 बटा 20 कटा, दूसरी बार वाला दूसरी बार कट गया, तीसरी बार वाला तीसरी बार कट गया। अब बचा कितना? 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20, ये 2 बार बचा। यही तो बचा। समझ में आ गई क्या बात? हाँ सर, आ गई, फिर इसका स्क्वायर लिख दिया। चलो ठीक है फिर, है ना। एक सवाल और देख लो दोस्तों जल्दी से, हालांकि वो सवाल आप कर लोगे मुझे पता है, इजी है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बताने का। ये वाला सवाल था, या तो ये वाला खुद कर लें चाहे दूसरा वाला ये कर लो, कौन सा करना है भाई? दोनों ही सेम है, ये और वो दोनों सवाल सेम है, कौन सा करना है ये बताओ। यहां बोला है कि 12% की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर जो है ना, 1 वर्ष का अंतर वो 36 रुपए है। बल्कि यहां पर क्या कहा, 1 मिनट, अरे यार क्या हो रहा। दूसरा है, एक धनराशि को वार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज से उधार दिया गया। चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक होने पर 80 रुपए ब्याज बढ़ जाता है, यानी वो भी अंतर वाली बात है। अब बताओ कौन सा बताना, कमेंट करके जल्दी बता दो, पहला या दूसरा? एक बताऊंगा, दूसरा बताना ना, ठीक है। 1 साल की बात है, दर 10% है, एक तो अर्धवार्षिक है दूसरा वार्षिक है, ठीक है ना। और हमें क्या कहा कि वार्षिक संयोजन वाला ब्याज है ना वो, और एक है अर्धवार्षिक संयोजन वाला ब्याज है। तो अर्धवार्षिक संयोजन होने पर जो ब्याज है ना वो 80 रुपए बढ़ जाता है। अब देखिए, आ जाइए ग्रीन बोर्ड पे, आ जाइए आप, है ना, सवाल बड़ा आसान है। देखो भाई, सबसे पहले हमें दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 10%, ठीक है। समय दे रखा है 1 वर्ष। यहां पर मैं वार्षिक संयोजन की बात कर रहा हूं, और एक साइड में अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में दर तो आधी हो जाएगी, 10/2 यानी 5% हो जाएगी। और समय जो है वो दुगुना हो जाएगा, दुगुना रियल दुगुना नहीं, 2 अर्धवर्ष हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा। ये बात हो रही है अर्धवार्षिक की, ये बात हो रही है अर्धवार्षिक वाले। यहाँ पर दोस्तों मैं एक राशि मान लेता हूँ, कोई भी राशि मान लो, आप मर्जी है वो मान लो। मान लो मैंने, देखो यहाँ 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है, और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। यहाँ कुछ होता है 1 साल का ये, लेकिन यहाँ 2 साल का है, तो 2 साल के लिए देखो 20
आप भाई 10 का तो कुछ नहीं है, 10 तो सीधा है 10 के यानी कि तो यदि 84 मानते हैं तो 100 का 10% 10 हो जाता है, 10 मानते हो तो 1 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 20 है इसलिए क्या मानो, ये 2 साल है ना, 2 साल के लिए 20 का स्क्वायर मान लो, यानी 400 रुपए की राशि मान लो। यहाँ भी मैंने 400 रुपए की राशि मानी है, यहाँ भी मैंने 400 मानी है। अब जरूरी नहीं दोस्तों 400 माना, 100, 200, 500, 1000 आपकी मर्जी है वो मान लो, लेकिन मैंने आसानी के लिए क्या कर दिया, 20 का स्क्वायर मान लिया मैंने, धन जो है ना वो 400 मान लिया। यहाँ भी धन मैंने 400 मान लिया और यहाँ भी धन कितना मान लिया, 400। यहाँ 400 का 1 साल का ब्याज निकालना है, 400 का भी 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो यहाँ 10% है, 10% यानी 1/10, तो 400 का 10% 1/10 यानी कितना होगा, 40 रुपए। 73 करोड़ टिकट होते हैं 7-8, 1 साल का तो दोनों बराबर होते हैं, तो 1 साल का जो सीआई आया वो कितना आया, 40 रुपए आया, ठीक है। अब 400 का यदि हम अर्धवार्षिक रूप से संशोधित करें तो पहले आधा साल के लिए, दूसरे आधे साल के लिए ब्याज लग रहा है 1/20 रुपए। 1/20 का मतलब ये 20 आ गया और इसका ये 20 आ जाएगा, और 20 का 1/20 निकालोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये होगा 20 और 20 40 और ये कितना 41, ये चक्रवृद्धि ब्याज ये होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करें तो 1 साल का ब्याज, यहाँ 2 अर्धवर्ष में 6 महीने से ब्याज जोड़ा है, साल तो एक ही है, ये भी ये आधे साल का ब्याज है, ये आधे साल का ब्याज है, ठीक है। दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 41 रुपए हो गए 1 साल का ब्याज, और ये भी 40 रुपए ब्याज है, वो 1 साल का ही है, लेकिन यहाँ वार्षिक संयोजन हो रहा है, 1 साल से ब्याज जुड़ रहा है, 6 महीने से नहीं जुड़ रहा। देखिए दोस्तों, आपने देखा कि सीआई यहाँ 41 बन रहा है और यहाँ 40 बन रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, कितना ब्याज बढ़ गया भाई, 40 से 41 हो गया, बढ़ोतरी कितनी हुई, बढ़ा कितना बढ़ा है दोस्तों, 40 से 41 का मतलब 1 बढ़ गया। लेकिन अगले ने कहा 1 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ गया, ये 80 रुपए। 1 की वैल्यू 80 है, जब 1 की वैल्यू 80 है तो पूछा क्या है, वह धन बताओ, तो धन कितना कमाना था हमने, 400 रुपए। यहाँ से करूँ से यहाँ से लोहे की बात है, 1 की वैल्यू 80 है तो 400 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 गुणा 80 हो जाएगी, यानी 832, आगे 3 0, 32,000 रुपए क्या आ जाएगा, ये धन आ जाएगा। शायद सवाल में डाउट नहीं बचा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में आपके डाउट नहीं रहा होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी सभी क्लासें नहीं देखी है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, सिक्कर कंपटीशन क्लासेज SCC यूट्यूब चैनल पर सभी जाकर देख सकते हैं, वहां पर पूरी बढ़िया तरीके से काट छांट के पूरी मैंने क्लासें डाल रखी है। जो लाइव रिकॉर्डेड क्लास है उस पे डाल रखी है मैंने। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, बाकी तो आपसे आग्रह है, निवेदन है, लेकिन अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और क्लास में यदि दम हो, आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। 5 वीडियो में आपकी जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी मैंने क्लास पूरी कर दी है, जिसमें मैंने आपको इंस्टॉलमेंट भी बता दी है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ साधारण ब्याज की भी। अब शायद आपके कोई सवाल नहीं बचेगा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित।